हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम हिंदी का पार्ट नंबर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर करेंगे, जो कि हमारी हिंदी की पुस्तक कक्षा 10 में से लिया गया है। ये जो पाठ है इसको लिखा है श्री प्रकाश ने। श्री प्रकाश जो कि एक जाने माने साहित्यकार, एक लेखक रहे हैं। और ये जो पाठ है, इस पाठ में श्री प्रकाश जो हैं वो 4 प्रश्न पूछते हैं, यानी कि एक ही प्रश्न को वो 4 अलग अलग लोगों से पूछते हैं और उसके उत्तर ऑब्वियसली जब हम एक ही प्रश्न को अलग अलग लोगों से पूछेंगे तो उसका उत्तर तो अलग होगा। इसी कारण से यहाँ पर पाठ का नाम भी दिया गया एक प्रश्न 4 उत्तर। तो एक प्रश्न को जब अलग अलग लोगों से पूछा जाता है तो किस प्रकार से अलग अलग तरीके से उत्तर मिलते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न था ये देश की समृद्धि के लिए, देश की डेवलपमेंट के रिलेटेड था। इस कारण से जो लेखक हैं उन्होंने पाया कि जो सब लोगों ने जो उत्तर दिए वो सब उत्तर घूम फिर कर हमको एक ही निष्कर्ष पर ले जाते हैं कि अगर हमें देश को पूर्णतः आगे बढ़ाना है, देश को डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाना है, तो हमें ईमानदारी, लगन और पूरी निष्ठा से काम करना होगा, तभी हमारा देश जो है वो आगे बढ़ पाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबको ही कुछ ना कुछ खप्त होता है, मुझे भी कई बातों का खप्त है। उनमें से एक यह है कि जब किसी विदेशी से मेरी मित्रता हो जाती है और उन्हें सहृदय पाता हूँ, साथ ही यह समझता हूँ कि हमारे देश में बहुत दिनों से रहने के कारण वे पर्याप्त अनुभव भी प्राप्त कर चुके हैं, तो उनसे किसी सुअवसर पर मैं पूछता हूँ, आप कृपा कर यह बतलावें कि क्या कारण है कि हमारे देश में इतने विशेष पुरुषों के रहते हुए, इतने बड़े आंदोलनों के होते हुए भी देश कुछ उन्नति नहीं कर रहा है। ऐसा मालूम होता है कि हम ज्यों के त्यों पड़े हुए हैं। अवश्य ही हमारे मित्र इससे चकित होते हैं, उत्तर देते संकोच करते हैं और शिष्टता के नाते क्षमा चाहते हैं, पर मैं उन्हें छोड़ता नहीं और उनको उत्तर देने के लिए बाध्य करता हूँ। अब यहाँ पर जो लेखक है हमारे श्री प्रकाश, वो बोलते हैं कि जब भी इनकी किसी विदेशी से मित्रता हो जाती है, किसी विदेशी नागरिक से दोस्ती हो जाती है जो काफ़ी समय से भारत में रहता हो, तो ये उनसे काफ़ी एक क्लोज रिलेशन होने के बाद और भारत में कई दिनों का अनुभव लेने के बाद, जब वो व्यक्ति कई दिनों से भारत में रहता है, तो ऐसे में वो काफ़ी एक्सपीरियंस ले चुका होता है भारत के बारे में। उसको काफ़ी कुछ जो भी एक नज़रिया भारत के प्रति उसका बनना होता है वो बन चुका होता है। ऐसे में जो हमारे लेखक हैं वो उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो पूछते हैं कि हमारा देश सबसे प्राचीन देशों में से एक है। बोलते हैं कि दुनिया को हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं, भले वो किसी भी फील्ड की बात की जाए। तो ऐसे में इतने पुरुष भारत में हुए हैं। देवी देवताओं ने इस मिट्टी के अंदर जन्म लिया है। बड़े बड़े नेता अभिनेता इस देश में हुए हैं। बड़े बड़े आंदोलन यहाँ पर चलाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा देश जो है वो उन्नति नहीं कर पा रहा है, यानी कि डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे 1947 में आज़ादी के बाद से अब तक हम वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, यानी कि समस्याएं हमारे सामने जो कि तो पड़ी हुई हैं। तो इस पर अब सामने वाला व्यक्ति एक तो भारत में घूमने आया है, वो भारत में रह रहा है, और ऐसे में वो उत्तर देते वक्त हमसे क्षमा मांगता है। इसके ऊपर उत्तर क्या दे वो व्यक्ति। तो काफ़ी एक गंभीर सा ये प्रश्न रहता है, गंभीर सी एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है उस नागरिक के सामने जो कि विदेशी है, कि वो अगर भारत अब हम लोगों के सामने अगर सच्चाई बयान करेगा तो इससे हमें बुरा लगेगा, और इस कारण से वो उस प्रश्न को टालता मटोलता रहता है। लेकिन जो लेखक हैं वो कहते हैं कि मैं उनको कैसे भी छोड़ता नहीं हूँ, मैं उनको उत्तर देने के लिए मजबूर कर देता हूँ, बाध्य कर देता हूँ। अब देखते हैं क्या यहाँ पर उत्तर मिल रहा है। मेरे पहले मित्र एक वृद्ध ईसाई पादरी हैं। ईसाई क्रिश्चियन जो प्रीस्ट रहते हैं, फादर जो रहते हैं, वो हैं ये। वे 36 वर्ष से भारत में ईसाई मत के प्रचार में तो उतना नहीं, पर सपनिक देश के दरिद्र नर नारियों की सामाजिक सेवा में लगे रहे। अब इनके एक मित्र हैं जो कि एक प्रीस्ट हैं, क्रिश्चियन प्रीस्ट हैं, पादरी हैं, और वो 36 सालों से भारत में प्रचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गरीब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे हृदय में उनके लिए बड़ा सत्कार और प्रेम है, यानी कि उनके लिए ऑब्वियस बात है कि जब वो सेवा कर रहे हैं लोगों की तो उनका आदर सत्कार बढ़ना तो ये स्वाभाविक बात है। उनका उत्तर थोड़े में यह है कि अब उनका उत्तर क्या मिला इस प्रश्न का सुनिए। जो प्रश्न ऊपर पूछा गया कि मेरा देश तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, उसका उत्तर क्या मिला।
तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब ये जो एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ब्रीफली खत्म किया गया उत्तर है, शॉर्टली आंसर को खत्म कर दिया गया है, तुम लोग अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब जब इसको डिटेल में पूछा गया तो बताया कि यहाँ पर जब किसी को नौकरी चाहिए तो अतिशयोक्तिपूर्ण शब्दों में वह दरखास्त देता है, बहुत ही विनय और सम्मान के साथ वह आरंभ करता है, अंत में प्रतिज्ञा करता है कि यदि स्थान मिल जाएगा तो वह सदा अपने मालिक की शुभकामना करेगा, पर स्थान मिलते ही वह अपने काम अर्थात अपनी जीविका के साधन को ही खराब समझने लगता है, अन्य साथियों के साथ मिलकर काम खराब करने के लिए षड्यंत्र रचने लगता है। देखिए, काफ़ी एक घनिष्ठ बात, एक बहुत ही अंदरूनी बात यहाँ पर में इस छोटे से सेंटेंस के द्वारा कही गई है। और मालिक के नाकों दम कर डालता है। और देशों में भी लोग नौकरी की दरखास्त देते हैं, वे साधारण शब्दों में प्रार्थना पत्र लिखते हैं और जब स्थान मिल जाता है तो इस तरह काम करते हैं जैसे संसार की गति उन्हीं पर निर्भर करती है, और वे यदि काम छोड़ दें तो संसार डूब जाए। अब यहाँ पर ये चीज़ एकदम सच लिखी है, एकदम सच्चाई है, ये हमारे और आपके जीवन का एक सच है कि हमारे यहाँ पर जब हम आपको पत्र लिखना, आपने देखा ना, पत्र लेखन सिखाया जाता है, हिंदी में भी, गुजराती भाषा में भी आपको पत्र लेखन सिखाया जाता है, और इवन इंग्लिश में भी आपको जॉब एप्लीकेशन लिखना सिखाया जाता है। तो आपने देखा होगा जब हम उसको लिखते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स वी यूज़ वर्ड्स विच आर वेरी हाईली रिस्पेक्टेड, वी कैन से, मतलब ऐसे ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, रिस्पेक्टेड सर, योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह के शब्दों का उपयोग करके, यानी कि बहुत बड़े बड़े शब्दों का उपयोग करके हम सामने वाले से नौकरी की दरखास्त करते हैं, लेकिन जब हमें नौकरी मिल जाती है तो हम काम चोरी करने लगते हैं। हम उसी जगह पर अपने काम को बहुत ज़्यादा महत्व देने की बजाय हम वहीं पर बैठकर षड्यंत्र रचते हैं। वहाँ बैठकर हम किस प्रकार से अपने मालिक को तंग कर सकें वो चीज़ हम शुरू कर देते हैं। हम ऐसे षड्यंत्र रचने लगते हैं जिससे हमारा जो मालिक है, हमारा जो ऑनर है, वो परेशान हो। तो जो ये पादरी थे, इन्होंने कहा कि हमारे मुल्कों के अंदर, दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन वहाँ पर जब एप्लीकेशन दी जाती है, जॉब एप्लीकेशन, तो वो बहुत ही साधारण शब्दों में लिखी जाती है, उसमें कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए जाते हैं। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो काम से अपनी निष्ठा उस काम के प्रति दिखाई जाती है कि मैं इस काम के प्रति कितना ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ हूँ, कितना ज़्यादा मैं इस काम को लेकर सीरियस हूँ, ये अपने कार्य के द्वारा वो लोग बताते हैं। और वो इस तरह काम करते हैं कि जैसे संसार जो है उसकी गति उन्हीं पर निर्भर है, संसार उन्हीं की वजह से चल रहा है, और अगर वो इस काम को करना छोड़ देंगे तो ये संसार डूब जाएगा। इनकी, उनके काम के प्रति उनकी जो लगन है वो इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या होता है, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऐसा हाल है। तो ये बहुत ही सुंदर उत्तर मिला हमें यहाँ पर। आगे देखते हैं दूसरा क्या बताया गया है। बात इस पादरी मित्र ने बहुत ठीक कही, हमें अपने काम का गर्व नहीं है, दुख तो इसका है कि मुल्क की परंपरा में अपने काम का गर्व करने का आदेश है। अब बात तो सही है, हमारे मुल्क में, हमारे देश में संदेश दिया जाता है, हमारे प्राचीन ग्रंथ हमको बताते हैं कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं है, अपने काम पर गर्व करिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जाति भेद इसी पर निर्भर करता है। एक जाति का आदमी दूसरी जाति के आदमी द्वारा अपना मान मर्यादा नहीं चाहता, वह अपनी जाति वालों के बीच अपना उपयुक्त पद और स्थान चाहता है। वह अपनी जीविका के साधनों का बड़ा आदर सत्कार करता है, बढ़ई अपने औजारों की और दुकानदार अपनी बहियों की निश्चित तिथियों पर पूजा करता है, पर लंबी दास्ता के कारण अपनी परंपरा को भूल गए हैं। हम अपना काम छोड़कर दूसरों का काम उठाते हैं, एक काम छोड़कर दूसरा काम लेते रहते हैं। हम अपनी असफलता का दोष दूसरों को देते हैं, स्वयं दुखी रहते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। कोई काम ठीक न कर सकने के कारण अपने को खराब करते हैं, काम को भी खराब करते हैं। सर्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि अपना धर्म या कर्तव्य करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है, यह आदेश हम भूल गए हैं। हम अपने काम में गर्व नहीं लेते। अब ये बात एकदम कही जो लेखक के द्वारा गई है वो बहुत ही सच है कि हम लोग, अगर हमसे कहीं मिस्टेक हो जाती है, कहीं काम हमसे बिगड़ जाता है, तो हम उस काम के बिगड़ने पर जो उसका जो श्रेय है बिगड़ने का, यानी कि जो भी रीज़न है, वो सर्कमस्टांसेस के ऊपर डाल देते हैं कि भाई ऐसा था इसलिए मैं ये नहीं कर पाया, या फिर उसकी जो असफलता का कारण दूसरों के ऊपर मढ़ देते हैं। हम उसको अपने ऊपर लेकर नहीं चलते हैं। मतलब
जब कोई चीज़ अच्छा होता है, बहुत अच्छा काम होता है, तो हम सब भाग कर आगे जाते हैं उसका श्रेय लेने के लिए। जब काम बिगड़ जाता है तो हम बैकफुट पे चले जाते हैं उसकी जिम्मेदारी लेते वक्त। और जैसे कि यहाँ पर लेखक ने लिखा है, स्वधर्म निधन श्रेय, यानी कि हमें अपना धर्म, अपना कार्य, अपना कर्तव्य करते हुए मर जाना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अपने काम को खराब करना या उसको छोड़ने से बेहतर माना जाता है। लेकिन हम इस आदेश को भूल चुके हैं। हम अपने, यानी कि जैसे कि पूजा की बात की जाए तो अपने अपने कार्य में पूजा जरूर करते हैं, लेकिन फिर भी यानी कि जो दुकानदार है अपनी बहियों की, खातों की पूजा करते हैं, और जो बढ़ई है वो अपने औजारों की भी पूजा करता है। यानी कि समय समय पर सब चीज़ों को फॉलो किया जाता है, लेकिन उसको माना नहीं जाता है अंदर से, आंतरिक तौर से। अब दूसरे मित्र से जब इसी प्रश्न को पूछा गया, जो कि एक वृद्ध सरकारी कर्मचारी, यानी कि एक ICS यानी कि सिविल सर्विसेज का अधिकारी है, जो कि 30 वर्ष से अधिक जो है गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद वो पेंशन लेकर वापस अपने देश चला गया है, उससे बात की गई तो उसने क्या बताया कि एक IAS अफसर की बात की जा रही है, यानी कि कलेक्टर आप बोल सकते हैं, IAS अफसर जो कि नौकरी करने के बाद अपने देश वापस जा चुके हैं। उसने क्या बताया, न जाने कैसे मेरी उनसे बड़ी मैत्री हो गई। वही सवाल मैंने उनके सामने पेश किया, उत्तर मिला, तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। अब वहाँ पर हमें जवाब क्या मिला था कि तुम लोग अपने काम पे गर्व नहीं महसूस करते, और यहाँ पर मिला तुम लोग जिम्मेदारी नहीं समझते। विस्तार में इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का समष्टि की तरफ जो कर्तव्य होता है उसे हम नहीं जानते। जो काम उठाया है उसे करना चाहिए, यह गुण हम भूल गए हैं। किसी को किसी पर विश्वास नहीं रह गया। खाने की दावत हो तो ना मेज़बान को यह विश्वास कि मेहमान स्वयं समय से आवेंगे, और ना मेहमान को विश्वास कि समय पर जाने से खाना मिल जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके अंदर मैसेज कितना बड़ा है। आज हम और आप हर जगह इनविटेशंस पे जाते हैं, लोगों को भी अपने पास इनवाइट करते हैं, पर आपने देखा होगा अगर हम किसी को शाम को 8 बजे खाने पे इनवाइट करते हैं, डिनर पे इनवाइट करते हैं, तो आपको विश्वास होता है कि वो बंदा 8 बजे आ जाएगा? आई एम श्योर नहीं। हमें ऐसा लगता है कि 8 बजे का टाइम दिया है तो 9 बजे तक पहुँचेगा। और क्या जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और हमें 8 बजे का समय दिया जाता है कि आप 8 बजे पहुँच जाएंगे, तो क्या हम 8 बजे पहुँच जाते हैं? हम क्या सोचते हैं, अरे 8 बजे क्या करेंगे जाके, 8 बजे का टाइम दिया है, 9 बजे से पहले कुछ नहीं होने वाला है, वहाँ पे कोई नहीं आएगा, कोई खाना नहीं शुरू होने वाला है। तो यानी कि हमें एक दूसरे के ऊपर पूरे तरीके से शक है कि ना बुलाने वाला सही है, यानी कि समय का पाबंद है, और ना जाने वाला समय का पाबंद है। न गृहस्थ को विश्वास कि धोबी और दर्जी वायदे पर कपड़े दे जाएंगे, और न धोबी और दर्जी को विश्वास कि हमें समय से दाम मिल जाएंगे। और ये भी बात है कि हम कभी धोबी और दर्जी के पास आप जाते रहते हैं कपड़े सिलवाने के लिए, दर्जी आपको बोलेगा भी 10 दिन बाद आपको कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप 8वें दिन जाके फीडबैक नहीं मांगेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपके कपड़े कब मिलने वाले। आप जाएंगे 8वें दिन, तब आप देखेंगे कि आपके कपड़े, तो दर्जी तब तो ढूंढना शुरू करता है कि कहाँ पड़े हैं आपके कपड़े। और जब आप 10वें दिन जाएंगे तब वो आपके कपड़ों को टेबल पे रख के काट रहा होता है, बोलता है बस 1-2 दिन और लगेंगे, आपको मिल जाएंगे। और 1-2 दिन के बाद जाएंगे तो 2-3 दिन बाद और आपको कहकर वो किसी तरीके से टाल देगा। और ना ही दर्जी को ये पक्का होता है कि उसको जो दाम, उसको जो पैसा मिलना है वो समय पर मिलेगा। यानी कि जो ग्राहक है उसको दर्जी पे शक है और दर्जी को ग्राहक पे शक है। रेलगाड़ी में चढ़ने वालों को यह विश्वास नहीं कि पहले से बैठे मुसाफिर उन्हें स्थान देंगे, पहले से बैठने वालों को यह विश्वास नहीं कि नया मुसाफिर धीरे से आकर उचित स्थान लेगा और व्यर्थ का शोर ना मचाएगा, न और प्रकार से तंग करेगा। अभी ये देखिए, गाड़ियों के अंदर सफ़र करते वक्त हम सीट पे बैठे होते हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति चढ़कर आता है उसको ये शक होता है कि मुझे पता नहीं इस डब्बे में सीट मिलेगी कि नहीं मिली। और जो हम पहले से उस डब्बे में जो लोग बैठे हैं उनको ये शक होता है कि भी जो आदमी आ रहा है वो पैसेंजर अच्छा होगा कि नहीं, पता नहीं वो किस तरह का होगा, पता नहीं वो तमीज़ से हमसे पेश आएगा कि नहीं आएगा, वो परेशान तो नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें एक दूसरे पे शक है। सड़क पर चलने वालों को यह विश्वास नहीं है कि आगे चलने वाला अपना छाता इस तरह से खोलेगा कि उसकी नोक से मेरी आँख न फूट जाएगी, या पीछे चलने वाला मुझे व्यर्थ धक्का न देगा। किसी को किसी पर विश्वास नहीं है कि केले, नारंगी का छिलका या सुई, पिन आदि इस तरह वह न छोड़ेगा जिससे दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। यानी कि कहने का मतलब कि हम लोग जो है अपने सुख के लिए दूसरों के सुख को भूल जाते हैं कि भाई मैंने मेरे घर से कचरा निकाल के बाहर फेंक दिया, अब वो किसके घर के आगे जाके गिर रहा है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। केले का छिलका मैंने केला खा के गली में फेंक दिया है, अब उसके ऊपर कोई फिसल कर गिरता है, उसकी टांग टूटती है, उसका सर फूटता है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा नेचर इस तरह का है।
मांगी चीज़ ठीक हालत में वापस करेंगे। अब ये भी चीज़ें देखिए कि हम किसी से चीज़ मांगते हैं तो सामने वाला में ना कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि उसको विश्वास ही नहीं होता कि भाई आज मैं गाड़ी दे दूंगा चलाने के लिए तो मेरी गाड़ी सही सलामत घर पे आएगी कि नहीं आएगी, इसका भी मुझे उस पर विश्वास नहीं है। और सामने वाले को भी ऐसा होता है कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हम केवल अपनी तात्कालिक सुविधा देखते हैं, सारे संसार को अपने आराम के लिए बना समझते हैं, दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का अनुभव नहीं करते हैं। इसी कारण हम सब एक दूसरे के प्रति अविश्वसनीय और अस्पर्शीय हो गए हैं। हम अपना धार्मिक आदर्श भूल गए हैं। आत्मन प्रतिकूलानि परीक्षा न समचरित, यानी कि हम अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। तो हम जो है एक दूसरे के प्रति हमारा नज़रिया इतना ज़्यादा उदासीन हो चुका है कि हम एक दूसरे की ज़रूरतों को नज़रअंदाज करते हुए हम इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे सामने वाला व्यक्ति तो इंसान है ही नहीं, हम उसे इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करते हैं। अब अगला जो तीसरे व्यक्ति से जो यही प्रश्न पूछा गया तो क्या जवाब मिलता है वो हम देखते हैं। तीसरा व्यक्ति जो कि एक स्त्री है, 7-8 वर्षों से अपने को भारतीय बनाकर बड़े प्रेम और श्रद्धा से, बड़ी तत्परता से भारत की सेवा कर रही है। तो ये जो महिला बात की जा रही है, ये देश की सेवा कर रही है काफ़ी समय से, 7-8 साल से बताया गया है। असहयोग आंदोलन में वे जेल भी गई थी। जो असहयोग आंदोलन था उसमें वो जेल भी जा चुकी हैं। कई कारणों से भारतीयों का निकटतम अनुभव उन्हें कई कार्य क्षेत्रों में हुआ। उनको भी मैंने घेरा। उनका उत्तर था, तुम लोग बड़े आलसी हो, अर्थात हम लोगों ने श्रम का महत्व नहीं पहचाना। यानी कि अब ये तो उत्तर मेरे ख्याल से हमारी कल्चर के बिल्कुल अगेंस्ट में मिला है उत्तर कि तुम लोग आलसी हो, यानी कि हम लोग श्रम नहीं करते हैं, मेहनत नहीं करते हैं। जबकि हम तो कहते हैं भारतीय लोग बहुत मेहनती होते हैं, हमारे किसान बहुत मेहनती हैं, हमारे मजदूर बहुत मेहनती हैं। लेकिन फिर ये उत्तर हमें क्यों सुनने को मिला? मेहनत करना तो हमने मर भुक्खों का काम समझ रखा है, बड़े लोगों का काम तो केवल बैठे रहना है। ये चीज़ तो हमारी एक बहुत ही उदासीनता को दर्शाती है मेहनत के प्रति, कि हम सोचते हैं कि परिश्रम करना, मेहनत करना तो भूखे लोगों का काम है, जो छोटे लोग हैं वो मेहनत करेंगे, सेठ लोग तो बैठकर खाते हैं। हम भूल गए कि संसार में जो बड़े हुए हैं वे सब आर्थिक श्रम, अथक परिश्रम से हुए हैं। यानी कि जो भी बड़ा बना है कैसे बना है? मेहनत करके बना है। जब हम परिश्रम ही न करेंगे तो सफलता कैसे पाएंगे? आरंभशूर तो हम हैं, पर हम में लगन नहीं है। इसी कारण न हम अपने रोजगार में और न अपने गृहस्थी संबंधी या सार्वजनिक कार्य में सफल होते हैं। रोने पीटने झींकने में जितना समय हम बिताते हैं उतना यदि काम में बिताएं तो हम देश की और अपनी काया पलट सकते हैं। हम लोग बड़े आलसी, यानी कि हम लोग क्या करते हैं? मेहनत करने से भागते हैं। हम मेहनत ना करने के कारण हमें जो भी काम मिलता है उसमें भी काम चोरी। आप अपने अपने फील्ड में देखिए, आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो क्या आप अपनी परिश्रम करते हो? बिल्कुल नहीं। टीचर्स आपको जब तक धमकाएं नहीं, जब तक घर से 2-4 धमकियाँ ना मिलें, तब तक मेरे ख्याल से काम पूरा होता ही नहीं है। तो लेकिन विदेशों में ये चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती है। वहाँ पर लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, वो मेहनत अपने कार्य को अपनी एक जिम्मेदारी समझ के करते हैं, और हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो तीसरे उत्तर में हमें पता लगा कि हम लोग बड़े आलसी हैं। क्या हैं? हम लोग बहुत आलसी। चौथे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। चौथा व्यक्ति वो भी एक बड़ी वृद्धा स्त्री है, उम्र वाली हैं, और वे संसार में प्रसिद्ध थी। मेरे कुल से उनका बड़ा प्रेम था, मेरी पितामही तुल्य थी, वो एक माँ समान थी उनके। उनको भी मैंने तंग किया। आपने तो अपने 40 वर्ष हमारे देश की विविध सेवाओं में लगा दिए। 40 वर्षों से ये लेडी यहाँ हैं। आपको बतलाना ही होगा कि हमारा क्या दोष है जिससे हमारी उन्नति नहीं होती। थोड़े में उनका उत्तर था, तुम लोगों में उदारता नहीं है। विस्तार से उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि भारत के लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते। अब ये बात तो एकदम सही कही गई है कि हम लोग दूसरों को आगे नहीं बढ़ाते, हम दूसरों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते हैं। स्वयं को ही आगे रखना चाहते हैं। यानी कि हम लोग जैसे कि बोलते हैं ना, हाथ में हाथ पकड़ के दूसरे को भी साथ साथ चलाना, ये हमको नहीं आता है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों की टांगें खींचना जानते हैं। हमारे अंदर उदारता तो है ही नहीं। तो गुणी नवयुवकों को अपनी योग्यता दिखलाने का मौका नहीं देते। उनके मरने के बाद उनका काम ही खराब हो जाता है। वास्तव में वे वृद्धा की बातें ठीक थी। अंत तक पिता पुत्र को घर का काम नहीं बतलाता।
कितने ही कुटुंब इसके कारण नष्ट हो गए। बड़े बड़े गुणी अपनी विद्या साथ लेकर मर गए। इस कारण कितने ही वैज्ञानिक आविष्कार, औषधियाँ आदि लुप्त हो गई। पेशों में इतनी प्रतिद्वंद्विता हो गई है कि बड़ा छोटे को काम नहीं सिखलाता। सार्वजनिक जीवन में तो इतनी विभत्स दिख पड़ती है कि चित्त व्याकुल हो जाता है। कितना काम बिगड़ता है, इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अब यहाँ पर देखिए उदारता, यानी कि हम किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश ही नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, बाकी कोई भी आगे हमसे ना निकले। अब इसके उदाहरण के रूप में उन्होंने बताया कि जैसे पिता है, वो ये चाहता ही नहीं कि उसके बच्चों को घर की जिम्मेदारी संभलाई जाए। अब वो सोचता है कि अगर मैंने सबको काम सिखा दिया, सब चीज़ें सबको पता लग गई तो क्या होगा, फिर ये लोग सब कुछ करने लगेंगे तो मेरी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो इस कारण से वो बताता ही नहीं है। कोई गुरु है, वो अपने शिष्य को वो गुण नहीं देता है जिससे वो अपने गुरु के बराबर बैठ सके, गुरु के समान पहुंच जाए। अब इससे क्या होगा, गुरु का जो गुण है, एक दिन गुरु की जब मौत हुई तो उसका गुण जो था वो भी उसके साथ ही दफन हो गया। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी, आविष्कार, औषधियों के बारे में जानकारी, ये सब चीज़ें हमारे समाज से लुप्त हो चुकी हैं, क्योंकि गुरु ने उन चीज़ों को अपने शिष्यों के सामने कभी जाहिर ही नहीं किया। और क्यों नहीं किया, सिर्फ इसी डर से कि वो लोग हमारे बराबर आकर बैठ जाएंगे। यानी कि वही बात कि हम लोग जो है किसी को आगे बढ़ाने में खुश ही नहीं हैं। आगे यहाँ पर पाठ का सारांश दिया गया। सारांश यह है कि ठीक समय से उपयुक्त काम ना उठाकर और अपने काम में गर्व ना रखकर, यानी कि हम सही समय पर काम नहीं करते हैं और अपने काम के ऊपर हमको प्राउड गर्व भी नहीं है, उसके करने में दूसरों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को न अनुभव करना है। यानी कि हम जो भी काम करते हैं उसमें दूसरों के प्रति भी तो हमारी जिम्मेदारी होती है ना। अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, आपके पास गाड़ी है, तो आप गाड़ी में चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सड़क पे चलने वाले सब लोग जो हैं वो किसी काम के नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, उनको आप उड़ाते चलो गाड़ियों से। लेकिन हम देखते हैं कि जब बारिश के समय पे हमारे यहाँ पर गाड़ियों से हम लोग सफ़र करते हैं तो जो 2 व्हीलर्स पर चलने वाले या फिर पैदल चलने वाले लोग हैं, उनके ऊपर हम पानी उड़ाते हुए निकल जाते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है लोगों के प्रति। अरे भाई, आप गाड़ी में बैठे हो, आप पानी से सेफ़ हो, आप कीचड़ से सेफ़ हो, लेकिन दूसरों के प्रति तो आपकी जिम्मेदारी है। जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो लोग बाइक से चल रहे हैं, उनके प्रति तो ये चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। उसमें दत्तचित्त होकर परिश्रम के साथ उसे स्वयं न कर और उदारता के साथ उसे दूसरों को न सिखाकर हम अपना नाश कर रहे हैं। यानी कि जो हमारे गुण हैं वो हम दूसरों को नहीं सिखाते हैं। इस तरीके से हमारे गुण जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो किसी काम के नहीं रहते हैं। अगर एक दीपक जो है वो अपना प्रकाश सिर्फ अपने लिए रखेगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। चारों मित्रों ने एक एक अंश हमारे दोषों का बतलाया, उन सबको मिलाकर मैंने उत्तर पूर्ण कर दिया। यदि और भी सूत्रवत सत्य कोई जानना चाहे तो मैं कहूँगा कि हम नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों को भूल गए हैं। यानी कि इन सब को मिलाकर कवि ने हमारे सामने, लेखक ने हमारे सामने एक कड़ी बनाकर हमारे सामने सत्य पेश किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि नागरिक है जो, वो कर्तव्यों को भूल गए हैं। हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी ड्यूटीज़ को भूल गए हैं, अपने अधिकारों को भी भूल गए हैं। बड़े से बड़े नेता के होते हुए भी हम साधारण जन उनसे कोई लाभ नहीं उठा पाते। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन क्या लाभ मिल रहा है हमको? कुछ नहीं। हम उनकी मूर्ति की स्थापना करते हैं, उनका जय जयकार पुकारते हैं और इसी में अपने धर्म की इतिश्री समझते हैं। हम बड़े बड़े नेताओं की मूर्तियां लगवाते हैं जगह जगह पर, बड़े बड़े नेताओं की जय जयकार बुलाते हैं रैलियों में, लेकिन मिलता क्या है? कुछ। हम उनके कहे अनुसार चलते नहीं, आदेशों के अनुरूप अपने जीवन का संगठन नहीं करते। यही कारण है कि हम वहीं के वहीं हैं। संसार वेग से चला जा रहा है, हम तटस्थ हैं, सामने सब कुछ है जो आकर हमारा काम कर दे। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद ही कुछ नहीं करना चाहेंगे? तो यहाँ पर लेखक आगे बताते हैं कि हम जो हैं, संसार आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। ये जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े महापुरुष हमको जो संदेश देकर गए हैं, क्या हम उस संदेश को फॉलो करते हैं? क्या हम उस चीज़ को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। हम जब उस चीज़ को मानेंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? तो हम वहीं के वहीं हैं और लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा क्या कर सकता है जब हम खुद कुछ नहीं करना चाहते? यदि हम ख्याल रखें कि देशभक्ति केवल व्याख्यान देने में नहीं है किंतु ठीक तरह से काम करने में है, यदि हम यह अनुभव कर सकें कि हम कर्तव्य ठीक प्रकार करते हैं तो हम किसी भी देशभक्त से कम नहीं हैं। और बहुत से बड़े लोग हैं जो इस
नाम से प्रसिद्ध किए गए हैं। यद्यपि हमारा कार्यक्षेत्र संकुचित ही क्यों न हो, हम केवल धोबी, दर्जी, किसान, मजदूर, दुकानदार, पहरेदार, गांव शिक्षक ही क्यों न हो, तो हमारा देश एक कदम जाग उठेगा। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने क्षेत्र के अंदर, अब देखिए आप पूरे देश के लिए योगदान कैसे दे सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, भले आप शिक्षक हैं, दुकानदार हैं, आप ईमानदारी से लोगों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए काम करिए, तो आप देश की तरक्की में योगदान दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप एक बहुत बड़े देशभक्त अपने आप को साबित कर सकते हैं। हमारे व्यक्तिगत जीवन में के संगठित होते ही सारा देश और मनुष्य समाज स्वतः संगठित हो जाएगा। देश को केवल उपयुक्त नागरिकों की आवश्यकता है, किसी दूसरे प्रकार के मनुष्य या वस्तु की नहीं है। यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ संगठित होना है, यानी कि मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर काम करना है। और इसी तरीके से हम देश के लिए एक अच्छे नागरिक साबित हो सकते हैं। हमें ऐसे ही नागरिकों की आवश्यकता है, किसी और तरह के मनुष्य या फिर कोई और वस्तु की नहीं है। तो ये जो पाठ है, इसके द्वारा हमें जो देश की तरक्की के लिए जो कुछ गुण जो हैं, बहुत ही साधारण से गुण जो हैं, जिनके लिए हमें जो लेखक हैं वो प्रेरित कर रहे हैं, हमारे अंदर वो जो गुण लेखक ने बताए, अगर हम डेवलप कर लेते हैं तो हम किसी भी देश से पीछे न रहेंगे और तरक्की के रास्ते पर जल्द से जल्द अग्रसर होंगे। तो ये था हमारा चैप्टर 1 प्रश्न 4 उत्तर, जिसे लिखा था श्री प्रकाश के द्वारा, और बहुत ही ज़्यादा ये हमें शिक्षा देने वाला पाठ है। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।